मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम तुगलक वंश के अंतर्गत पार्ट 2 में मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में अध्ययन करेंगे। चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चरित्र रहा है और परीक्षाओं में भी मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर अमूमन पूछा जाता है, इसलिए हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। और आज के प्रथम भाग में हम मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन, उसके राज्यारोहण और उसके कुछ प्रमुख कार्यों के ऊपर अध्ययन करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र था। गयासुद्दीन तुगलक, जिसे हम गाजी तुगलक भी कहते हैं, जिसे मलिक तुगलक भी कहा जाता है, जिसे तुगलक शाह भी कहा जाता है, और जिसने तुगलक वंश की स्थापना की, खुसरो शाह को पराजित करके। इसके विषय में हमने अध्ययन किया है कि गाजी तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक महत्वपूर्ण प्रभारी के रूप में उभरा और इसे सीमांत प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। और चूँकि मोहम्मद बिन तुगलक उसका सबसे बड़ा पुत्र था और इसलिए बहुत स्वाभाविक है कि उसका लालन पालन एक सीमांत प्रदेश प्रभारी या सूबेदार के पुत्र के रूप में बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ होगा। उसे न केवल सैनिक शिक्षा भी अच्छी प्राप्त हुई, बल्कि उसे अन्य शिक्षाएं भी प्रदान करने की कोशिश की गई। शुरुआत में मोहम्मद बिन तुगलक एक बुद्धिमान विद्यार्थी के रूप में उभरा। चतुर वह शुरू से ही था और इस कारण से कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में, उसकी महत्वाकांक्षा के विषय में उस समय के अधिकतर लोग समझते थे। इसका बचपन का नाम जुना खां था और उसका पूरा नाम फ़खरुद्दीन मोहम्मद जुना खां था। और जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो खुसरो शाह के शासनकाल में इसे घोड़ों के अध्यक्ष के रूप में पहला महत्वपूर्ण पद प्रदान किया गया। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, वह चतुर था, बुद्धिमान था और उसे शिक्षा भी अच्छी प्राप्त हुई थी। साथ ही वह महत्वाकांक्षी भी था। वह ऐसा मानता था कि यदि प्रयास किया जाए तो सुल्तान का पद प्राप्त किया जा सकता है। और इस कारण जब खुसरो शाह के विरुद्ध तुर्क सरदारों ने विद्रोह का मानस बनाया तो उस विद्रोह में गयासुद्दीन तुगलक, जो जुना खां या मोहम्मद बिन तुगलक का पिता था, उसके लिए संपूर्ण रणनीति बनाने का कार्य कहा जाता है कि इस जुना खां का ही था। और आगे जाकर इसने इस खुसरो शाह को पराजित करने के लिए जो भी कार्यवाही हुई, उसमें उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और तुर्क सरदारों ने विद्रोह करके गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में खुसरो शाह को पराजित कर दिया और गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बना। 1320 ईस्वी में जब तुगलक शाह अर्थात गयासुद्दीन तुगलक जब शासक बना तो उसने अपने बड़े पुत्र जुना खां को युवराज घोषित किया। क्योंकि जुना खां उसका सबसे बड़ा पुत्र भी था, साथ ही उसने सुल्तान बनने में तुगलक शाह की बहुत महत्वपूर्ण सहायता भी की थी। संभवतः इसी कारण जुना खां को उलुग खां की उपाधि भी प्रदान की गई। और शासक बनने के उपरांत जब विद्रोही सूबों को नियंत्रण में करने का निश्चय किया गया, तब
इस जूना खां को वारंगल के ऊपर आक्रमण करने का दायित्व 1321 ईस्वी में दिया गया, जिसमें हमने पीछे देखा कि वह बुरी तरह से प्रयास से विफल रहा और उसने तत्कालीन परिस्थितियों का सही फ़ायदा नहीं उठाया और एक अफवाह के चलते वह वापस दिल्ली की तरफ दौड़ गया और उसका खामियाजा उसको तो ज़्यादा भुगतना नहीं पड़ा, परंतु उसके साथ जितने सरदार थे उन्हें कड़ा दंड सुल्तान ने दिया। इसके बाद 1323 ईस्वी में उसे वारंगल को जीतने का एक और अवसर दिया गया, जिसमें उसने सफलता प्राप्त की और वारंगल के राजा को पराजित करके बंदी बनाकर दिल्ली लाने में वह सफल रहा। और उसके बाद जब सुल्तान बंगाल अभियान की तरफ गया, बंगाल अभियान के लिए जब सुल्तान गया तब पीछे से राजकाज चलाने के लिए जो एक परिषद का निर्माण किया था उसमें जूना खां को मुख्य दायित्व दिया गया था। और जब सुल्तान बंगाल विजय के उपरांत दिल्ली लौटा तो उसके स्वागत के लिए जूना खां ने दिल्ली के पास में एक लकड़ी का महल बनाया था और उस लकड़ी के महल के गिर जाने से, दब कर मर जाने से सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई। ये एक तथ्य है, परंतु इस घटना में बहुत सारे इतिहासकारों ने इस घटना को जूना खां का षड्यंत्र माना है और उनका मानना है कि जूना खां अत्यधिक महत्वाकांक्षी था और वह सुल्तान बनने के लिए गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का इंतज़ार नहीं कर सकता था। इसलिए जब उसे अवसर मिला तो उसने एक षड्यंत्र रचा और सुल्तान के स्वागत का बहाना करके उसने एक लकड़ी का महल इस प्रकार से बनवाया कि उसकी एक निश्चित कोण पर अगर हाथी से उसको छुआ दिया जाए तो संपूर्ण महल भरभरा कर गिर सकता था। और कहा जाता है कि जूना खां ने वही किया और उसके परिणाम स्वरूप वो लकड़ी का महल भरभरा कर गिर गया और उसके नीचे दबने से गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान की मृत्यु हो गई। चूँकि जूना खां को पहले से ही युवराज घोषित कर रखा था और उसके मुकाबले कोई अन्य व्यक्ति था भी नहीं, इसलिए 1325 ईस्वी में तुगलक शाह की मृत्यु के उपरांत मोहम्मद बिन तुगलक तुगलकाबाद में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 40 दिन तक वह तुगलकाबाद में ही रहा और उसके बाद उसने बड़े शाही अंदाज में बड़े ढोल नगारों के साथ दिल्ली में प्रवेश किया और दिल्ली में स्थित बलबन के लाल किले में सिंहासन पर बैठा। जनता ने उसके राज्यारोहण का स्वागत किया और किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, क्योंकि जूना खां ने सुल्तान की मृत्यु का जो तरीका ढूंढा था उसमें जनता को कहीं पर भी षड्यंत्र का एहसास नहीं हुआ और इसलिए बड़ी आराम से जनता ने उसे स्वीकार कर लिया। चूँकि उसके विषय में बहुत सारी बातें जनता के अंदर थी, इसलिए उसे बड़ी आशा थी कि नया सुल्तान बहुत कुछ उनके लिए करेगा। और जनता को ही नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक को भी अपने ऊपर इतना विश्वास था कि वह बहुत अच्छा शासन संचालन करेगा और वह इतनी तरह से शासन चलाएगा, इतनी अच्छी तरह शासन चलाएगा जो आज तक किसी भी पूर्ववर्ती सुल्तान ने नहीं चलाया। तो सुल्तान बनने के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या किया, अब इस पर थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि
मोहम्मद बिन तुगलक बुद्धिमान था, बहुत परिश्रमी था और नए नए विचार उसके दिमाग में आते थे और उन्हें क्रियान्वित करने का साहस भी उसके अंदर था। अगर हम कहें कि नवाचारों को जितना अधिक प्रश्रय मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया उतना शायद ही किसी अन्य सुल्तान ने दिया होगा, और वह निरंतर कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करता रहता था। सुल्तान बनने के बाद उसने सबसे पहले आंतरिक स्थिति को सुधारने की तरफ ध्यान दिया और उसने कुछ अध्यादेश जारी किए। उन अध्यादेशों के द्वारा जो गृह नीति थी उसमें कुछ महत्वपूर्ण सुधार उसने किया। प्रथम आदेश के अंतर्गत उसने संपूर्ण राज्य में समान राजस्व व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया और उसने आदेश दिया सभी प्रांतों को कि वह अपनी आय तथा व्यय का लेखा तैयार करें और वो संपूर्ण लेखा दिल्ली भेजें। इस आदेश का उद्देश्य समस्त राज्य में यानी पूरा जो उसकी सल्तनत थी उसमें एक जैसी राजस्व व्यवस्था कायम करना वो चाहता था, और साथ ही वो ये भी चाहता था कि प्रत्येक गांव का रिकॉर्ड उसके पास हो, जिससे कोई भी ऐसा गांव बच नहीं जाए जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता हो। और इसलिए उसने ये कार्य किया था और उसके मेहनत के परिणाम स्वरूप ये कार्य लगातार चलता रहा, कोई इसमें व्यवधान पैदा नहीं हुआ। सुल्तान का दूसरा महत्वपूर्ण आदेश दोआब में करवृद्धि का था और यह आदेश राजकोष में आय में वृद्धि करने के लिए किया गया था। हम जानते हैं कि दोआब का प्रदेश भारत में ही नहीं विश्व में सबसे अधिक उत्पादक प्रदेश है। बहुत अच्छी कृषि इसमें होती है। आज भी विश्व का सबसे उत्पादक क्षेत्रों में से ये क्षेत्र माना जाता है और इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इस क्षेत्र में कर में कुछ वृद्धि की और उसका उद्देश्य ये था कि इस कर वृद्धि से वह आय में थोड़ी सी और बढ़ोतरी कर सके। सुल्तान ने दोआब को कर वृद्धि के लिए इसलिए चुना क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि बहुत उपजाऊ प्रदेश था और वह इस अतिरिक्त भार को उठा सकता था। बर्नी कहता है कि दोआब में जो कर की वृद्धि की गई वो 10 से 20 गुना की गई, परंतु आधुनिक इतिहासकारों ने इस कथन को अतिशयोक्तिपूर्ण माना है। मध्यकालीन भारत के प्रमुख इतिहासकार मोरेलैंड, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी आदि इसे स्वीकार नहीं करते। डॉक्टर त्रिपाठी का मानना है कि वृद्धि संभवतः 5 से 10% की गई थी और ये भी माना जाता है कि ये जो वृद्धि थी ये वृद्धि भूमि कर में नहीं की गई थी, क्योंकि भूमि कर पहले से ही बहुत ज़्यादा था। इसलिए यह वृद्धि अन्य करों पे की गई, परंतु बर्नी से हमें इस बारे में कोई सहायता प्राप्त नहीं होती। परंतु तारीख़ी मुबारकशाही में हमें पता चलता है कि सुल्तान ने गृह कर, चारागाह कर आदि करों में वृद्धि की गई। हमें ये भी पता चलता है कि इसके लिए ग्रामीण इलाकों में मकानों पर नंबर डाले गए, पशुओं को दागा गया और इससे हम कह सकते हैं कि ये जो कर थे ये मकानों, चारागाहों आदि पर बढ़ाए गए थे। सुल्तान ने इन बढ़े हुए करों को कठोरता से वसूल करने का प्रयास किया, परंतु दुर्भाग्य से अनावृष्टि हो गई और अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ गया
और अकाल पड़ने के कारण जनता ने इस बढ़ी हुई कर वृद्धि की नीति का विरोध किया, परंतु सुल्तान के कर्मचारियों ने इस कार्य को जारी रखा और परिणाम ये हुआ कि लोगों ने ज़मीनें छोड़ दी, भूमि छोड़कर वो चले गए, कुछ ने लूटपाट करना प्रारंभ कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप बढ़े हुए करों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो नियमित कर दोआब क्षेत्र से प्राप्त होने थे वो कर भी सुल्तान को प्राप्त नहीं हुए। सुल्तान को जब इस परिस्थिति का पता चला तो उसने किसानों की सहायता करने का प्रयास किया। उन्हें बीज दिया गया, बैल आदि खरीदने के लिए ऋण दिया गया, सिंचाई के लिए नहरें और एक कुएं खुदवाने का प्रबंध किया गया, परंतु इसका कोई अधिक लाभ किसानों को नहीं हुआ। किसानों को जो ऋण दिया गया था बहुत देरी से दिया गया था और इसके अलावा किसानों ने उस ऋण का उपयोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कामों में कर लिया। मकान जैसा चारागाह कर अलाउद्दीन के समय में पहली बार लगाए गए थे, मुझे पता है। उस समय भी ये ज़्यादा प्रिय नहीं थे और उसके परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन के बाद के शासकों ने इन करों को हटा दिया था और जब मोहम्मद बिन तुगलक ने नए सिरे से कर लागू किए तो जनता ने फिर से इनका विरोध किया और इसके परिणाम स्वरूप जैसा कि हमने चर्चा की कि बढ़े हुए करों की तो बात छोड़ दी, दोआब से सामान्य कर भी प्राप्त नहीं हुए और राजस्व को भारी नुकसान हुआ। साथ ही एक बड़ा नुकसान ये भी हुआ कि इस नीति के चलते प्रजा की जो अपेक्षाएं सुल्तान थी वो समाप्त हो गई और प्रजा में सुल्तान बहुत ज़्यादा अलोकप्रिय हो गया। तो आज हमने तुगलक वंश के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन, उसके राज्यारोहण और राज्यारोहण के उपरांत उसकी कुछ महत्वपूर्ण गृह नीति के बिंदुओं के ऊपर अध्ययन किया। आशा है आपको मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में जानने में सफलता प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।